हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। इसके पहले वाला लेक्चर आपने अटेंड किया कि नहीं? अगर वो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो वो लेक्चर में अपने क्या पढ़े थे? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, है ना। नामा के मूल तत्व का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्यों लिया जाता है, वो सब अपने लोग पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आज के लेक्चर में अपने क्या पढ़ेंगे? हिसाबी पद्धति के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, हिसाबी पद्धति के लक्षण। तो हिसाबी पद्धति के लक्षण में कितने लक्षण हैं? टोटल 7 हैं। 7 लक्षण हिसाबी पद्धति के। तो पहला लक्षण क्या है? वित्तीय लक्षण, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होगा कि आप लोग है ना हिसाबी पद्धति की जब परिभाषा देखे थे तो उसमें क्या था कि क्या था उसमें? मौद्रिक लक्षण होना चाहिए, है ना। तो मौद्रिक वित्तीय लक्षण में वित्तीय या मौद्रिक लक्षण दोनों एक ही हैं। उदाहरण के रूप में ₹5,000 का कपड़ा खरीदा, कपड़े की खरीदी कितने की हुई? ₹5,000। तो इसमें क्या है? ये वित्तीय लक्षण मतलब मौद्रिक लक्षण इसमें दर्शाया जा रहा है। कौन सा मौद्रिक है लक्षण? ₹5,000। 5,000 क्या है? मौद्रिक लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या हुआ? द्रव्य विनिमय के माध्यम से, है ना। द्रव्य विनिमय के माध्यम से क्या होगा? परिभाषा में ही देखे थे अपने लोग और पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हिसाबी पद्धति में द्रव्य विनिमय होना चाहिए। वस्तु की जगह पर वस्तु या वस्तु की जगह पर सेवा का विनिमय नहीं होना चाहिए। वस्तु या सेवा की जगह पर हमेशा द्रव्य या तो मौद्रिक विनिमय होना चाहिए। पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द्रव्य विनिमय होना चाहिए हमेशा। पैसे की बात मतलब मनी एज ए मीडियम, हमेशा मनी की बातें होनी चाहिए। जैसे कोई भी वस्तु या सेवा ₹1,000 में विनिमय किया, है ना। कोई भी वस्तु या सेवा लिया कितने में? 1,000 में। तो ये क्या हुआ? इसमें कौन सा लक्षण आया? द्रव्य आ रहा है ना। द्रव्य कितना रुपये? ₹1,000। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या आ रहा है? मनी आ रही है। तो ये क्या हुआ? कौन सा लक्षण होगा? ये हिसाबी पद्धति का लक्षण होगा। तीसरा क्या है? व्यवहारों का वर्गीकरण और विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। व्यवहार जो कर रहे हैं, मौद्रिक व्यवहार कर रहे हैं, तो उसका वर्गीकरण करना है और विश्लेषण करना, मतलब उसको अलग करना है और उसका विश्लेषण अलग करके उसको बताना है ना। अलग करके उसको अच्छी तरह से बताना है। जैसे कि आप लोग देखते होगी स्कूल में गर्ल्स की अलग रो होती है, बॉयज़ की अलग रो होती है। पहले उसको अलग किया जाता है, मतलब वर्गीकरण किया जाता है उसको, फिर बाद में उसको बताया जाता है कि ये गर्ल्स की रो है, ये बॉयज़ की रो है, और ये गर्ल्स में इतने ये इस क्लास की गर्ल्स है, ये इस क्लास की गर्ल्स हैं। तो इसका क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? विश्लेषण। इसी तरह से अपने लोग को मौद्रिक व्यवहारों का या तो कोई भी सभी व्यवहारों का वर्गीकरण करना, उसके बाद में विश्लेषण करना। उदाहरण के रूप में कपड़े के व्यापार में ₹5,000 का कच्चा माल, अन्य खर्च और बिक्री का वर्गीकरण। तो इसमें कपड़े के व्यवहार में सबसे पहले 5,000, तो ऐसे आपने है ना लिख दिया 5,000 रुपये खर्चा हुआ, ये 3,000 खर्चा हुआ, 8,000 आई। तो ये 5,000 कहाँ खर्चा हुआ, 3,000 कहाँ खर्चा हुआ, 8,000 कहाँ से आए? तो ये आपको अच्छी तरह से बताना है। इसमें मैं है ना लिखना भूल गई। 3,000 समझ लीजिए अन्य खर्च हो गया, 5,000 क्या हो गया? कच्चा माल हो गया, बिक्री कितनी की हुई? 8,000 की। तो ये सब आपको इसमें लिख, तो इसको क्या कहेंगे? व्यवहारों का वर्गीकरण और विश्लेषण। और चौथा लक्षण क्या है? व्यवहारों का अर्थघटन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। व्यवहारों को आप लोग क्या किए? वर्गीकरण किए, उसको विश्लेषण किए, उसके बाद में उसका अर्थघटन। उदाहरण के रूप में आपने क्या किया? स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ की का वर्गीकरण किया, उसके बाद में उसको विश्लेषण मतलब अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग उसको बताया। अब उसका अर्थघटन करना है। अलग अलग क्लास में ये कौन से क्लास के बच्चे हैं और कौन से क्लास का क्या लेवल चला है। जैसे ABCD होता है, ABCD में कौन से बच्चे को क्लास A में कौन से बच्चे कौन से लेवल में है, B में ये सारे बच्चे कौन से लेवल में है, C में कौन से बच्चे किस लेवल में है, ये सब है ना। ये सब करना, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थघटन, है ना। उदाहरण के रूप में कच्चा माल या उपज ₹5,000 का हो और अन्य खर्च 2,000 का हो, तो बिक्री 12,000 की हुई। तो उपज में क्या हुआ? वृद्धि दर्शाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? अर्थघटन। जैसे कच्चा माल ₹5,000 का हो गया, अन्य खर्च 2,000 का हो गया और बिक्री 12,000 की हुई। तो ये क्या
ये क्या हुआ, अर्धघटन। पहले वर्गीकरण कर दिया, इतने का कच्चा माल हो गया, इतने का अन्य खर्च हो गया, इतने की बिक्री हो गई। फिर उसको विश्लेषित कर दिया कि कच्चा माल ये है, इतने का खर्चा कच्चा माल है, इतना अन्य खर्च है। उसके बाद में इतना करने के बाद उसका अर्धघटन करना है। इतना सब करने के बाद अपने को कैसा पता चलेगा ये लाभ हुआ कि हानि, तो वो लाभ या हानि ज्ञात करने की प्रक्रिया को अपने क्या कहेंगे, अर्धघटन। ओके। अब पांचवा कौन सा है, परिमाणात्मक जानकारी। पांचवा लक्षण है परिमाणात्मक जानकारी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, है ना। परिमाणात्मक जानकारी अर्थात आंकड़ीय की जानकारी। कोई भी अकाउंटिंग लैंग्वेज में पहले ज़माने में सेटअप बतती थी तो उसमें आंकड़े की जानकारी नहीं रहती थी। जो और जब से अकाउंटिंग या तो हिसाबी पद्धति आई तब से परिमाणात्मक जानकारी हमेशा आंकड़ा के रूप में होती है। उदाहरण के रूप में ₹12,000 बिक्री होने पर लाभ 5,000 का हुआ। अर्धघटन किया, वर्गीकरण किया, विश्लेषण किया, अर्धघटन हुआ। उस अर्धघटन के बाद उसका परिणाम किस में दर्शाएंगे, ₹5,000 का लाभ हो, उसमें अर्धघटन किया गया। अर्धघटन के बाद उसकी जानकारी अपने मौद्रिक रूप में या तो आंकड़े के रूप में अपने 5,000 अपने किसको देंगे, अपने ऑनर को। तो ये हुई परिमाणात्मक जानकारी। 5 हो गया। पहला कौन सा था, वित्तीय लक्षण। दूसरा द्रव्य विनिमय के माध्यम के रूप में। तीसरा व्यवहारों का वर्गीकरण और विश्लेषण। और चौथा व्यवहारों का अर्धघटन। पांचवा परिमाणात्मक जानकारी। छठा या आर्थिक निर्णय, है ना। द्रव्य का आपने क्या किया, वर्गीकरण, विश्लेषण, अर्धघटन और परिमाणात्मक जानकारी आंकड़ा के रूप में मिल गई। अब उसका आर्थिक निर्णय, अपने ओनर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ओनर क्या करेगा, आर्थिक निर्णय लेगा। जैसे आपको पहले वाले लेक्चर में मैं है ना बता चुकी हूँ, क्या था कि पहले ज़माने में ओनर कौन, जमींदार को कौन सारी इन्फॉर्मेशन देता था, यस, मुनीम जी क्या करते थे, मुनीम जी का काम कब आता था, जब कोई भी आदमी जमींदार के पास से पैसे लेने या उसका खेत लेने या ब्याज लेने या देने के रूप में आता था, तभी मुनीम जी को बुलाया जाता था। और मुनीम जी उसके बारे में पूरी बातें बताता था कि वो कितना माल ले गया, वो कितना पैसे लेके गया, उसका ब्याज कितना हुआ, इतना ब्याज उसको देना है, ब्याज करने के बाद इतना पैसे उसको आपको देने हैं। तब क्या होता था, ये सब बताने के बाद उसका मालिक आर्थिक निर्णय लेता था, जमींदार आर्थिक निर्णय लेता था। वैसे अपने अकाउंट में क्या है कि जो भी अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट अपने ऑनर को सारी डिसीजन बताएगा, उसका जो मनी का ट्रांजैक्शन होगा उसका वर्गीकरण करेगा, विश्लेषण करेगा, अर्धघटन करेगा, परिमाणात्मक जानकारी देगा। उसके बाद में ऑनर आर्थिक निर्णय लेगा। जैसे कच्चा माल 5,000 का था, अन्य खर्च 2,000 का था, कुल जावक कितने हुई, 7,000 की। लाभ कितना हो गया, 12,000 का आवक थी, जावक 7,000 की हुई, तो 5,000 का लाभ हो गया। 5,000 का लाभ हुआ तो क्या करेगा, ऑनर को पता चल जाएगा कि हमने अपने पास से 7,000 खर्चा किया और आया कितना, 5,000, तो अपने को क्या हो रहा है, लाभ। हाँ, लाभ हो रहा है तो अपने को बिजनेस आगे बढ़ाना है। अगर यही हानि होती तो ऑनर क्या करता, वो हानि कहाँ हुई, किस तरह से हुई, कहाँ कहाँ अपनी कमियां रह गई, वो कमी दूर करने की कोशिश करता, और फिर भी अपना बिजनेस लॉस में जा रहा है तो ऑनर क्या करता, दूसरा कोई बिजनेस करता या बिजनेस बंद कर देता। तो ऐसे आर्थिक निर्णय लेता। अब सातवां है ऐतिहासिक जानकारी, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। को आपको जो मैं स्टोरी बता चुकी हूँ कि पहले जमींदार को कौन सारी इन्फॉर्मेशन देता था, मुनीम जी। हाँ, मुनीम जी क्या करते थे कि सारी इन्फॉर्मेशन देते थे, ऐतिहासिक जानकारी देते थे। मुनीम जी के पास जब कोई आदमी जाता था पैसे लेने या तो अपनी ज़मीन लेने, तो मुनीम जी क्या कहते थे कि आपने इतने साल पहले इतने पैसे लेके गए, उसका ब्याज इतना हुआ, इसको इस तरह से हमने ब्याज गिना, ब्याज करने के बाद आपको इतने रुपए पे करने हैं। तो क्या हुआ, ये सब जानकारी कैसे पता चले, उसको ऐतिहासिक जानकारी, रिपोर्ट रखा, रिपोर्ट के बाद में ये सब इन्फॉर्मेशन मिली। अब ये लक्षण को अच्छे से जानना है तो ये आपके बुक में चक्र है। पहला ये चक्र में देखिए हिसाबी प्रक्रिया की आकृति है। अभी तक जितने भी लक्षण देखे उसको शॉर्ट में समझने के लिए या संक्षिप्त रूप में जानने के लिए देखो। सबसे पहले क्या है, लिखना है ना। मौद्रिक लक्षण वाले ट्रांजैक्शन या मौद्रिक लक्षण वाले व्यवहारों को सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में उसको वर्गीकरण किया जाएगा, कौन से खर्चे हैं, कौन सा बिक्री है, कितना अन्य खर्चे, उसको वर्गीकरण किया गया। फिर बाद में उसका विश्लेषण, उसके एक्सप्लेन किया गया, फिर उसका निष्कर्ष निकाला गया।
फिर उसका अर्थघटन हुआ जो अपने पहले पढ़ चुके हैं। अर्थघटन हुआ, उसके बाद में अर्थघटन के बाद में उसकी रिपोर्ट, उसके बारे में किसको बताया जाएगा, ऑनर्स को। उसकी रिपोर्ट किसको दी जाएगी, मालिक को दी जाएगी। ये हिसाबी प्रक्रिया की आकृति, ये आपको अच्छे से ध्यान करनी। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है, वर्गीकरण करना है, विश्लेषण करना है, निष्कर्ष निकालना है। उसके बाद में निष्कर्ष निकाल के अर्थघटन, उसके बाद में अर्थघटन करने के बाद उसका रिपोर्ट मालिक को देनी है। यह आपकी हुई हिसाबी प्रक्रिया की आकृति। यह आपका हो गया आज का लेक्चर, हिसाबी पद्धति के लक्षण। हिसाबी पद्धति के लक्षण अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे के लेक्चर बाद में।